नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरह से पहली यूरोपियन कंपनी जो पुर्तगाली है वो आती है और उसके बाद जो है डचों का आगमन होता है भारत में। डच बेसिकली हॉलैंड के निवासी थे, जो कि अब नीदरलैंड है। एम्स्टर्डम उसकी राजधानी है। रॉटरडम और हैग जो है वो मेन शहर हैं उसके। तो डचों ने किस तरीके से आगे बढ़ाया और जो पहले पुर्तगाली आए थे उन्होंने जो है क्या रणनीति रही उनकी, किस उद्देश्य से आए थे, ये सभी जो है हम डिस्कस करेंगे अभी। और उसके बाद जो है अंग्रेजों का आगमन होता है, फिर डेनिश का या डेनमार्क के लोगों का, डेनमार्क कंपनी का, और उसके बाद में फ्रांसीसियों का आगमन होता है भारत में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक, तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन में सबसे पहले जो है हम जानते हैं कि वास्को डी गामा जो है भारत आता है और वो पुर्तगाली होता है। तो पुर्तगाल से कौन आता है 1498 में? वास्को डी गामा। ये जो है वास्को डी गामा, ये जो है भारत आता है और समुद्री मार्ग से, और उसके बाद जो है ये यहां पर आने के बाद में कालीकट में, ये जो है कालीकट में उतरता है। समुद्री रास्ते से आता है केप ऑफ गुड होप की तरफ से। तो केप ऑफ गुड होप जो है, केप ऑफ गुड होप ये हमारा अफ्रीकन जो महाद्वीप है उसके नीचे से जो है रास्ता है, तो वो केप ऑफ गुड होप कहलाता है। तो कालीकट में जमोरिन जो होता है ये इसका स्वागत करता है, और जमोरिन जो है वहां के पैतृक जो रूल होता है वहां का, उसके उपाधि होती है। तो जमोरिन राजा जो होता है उसको, उसकी उपाधि को है जमोरिन कहा गया है कालीकट में। तो जमोरिन उसका स्वागत करता है और यहाँ पर जो है वो मसालों के लिए जो है मसालों को जो है वो ले जाता है और 60 गुना अधिक दाम में बेचता है अपने देश में, पुर्तगाल में। जिसके कारण जो है दोबारा जो है ये आता है 1501 में, और उसके पहले जो है 1501 में आने के बाद पहले जो है 1500 में ये जो पेड्रो अल्वारेज काब्राल, पेड्रो अल्वारेज काब्राल, ये यात्री जो है ये 1500 में आता है और पुर्तगालियों का आगमन जो है इस तरीके से भारत में प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद में
1501 में मैंने बताया ये फिर से आता है वास्को डी गामा। और 1505 में जो है वो फ्रांसिस्को, इंग्लिश में लिखें तो फ्रांसिस्को अल्मेडा, ये जो फ्रांसिस्को अल्मेडा है ये पुर्तगाली सरकार द्वारा पहला गवर्नर बना करके भारत में भेजा जाता है। पुर्तगाली की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस कंपनी का पहला गवर्नर बनाकर अल्मेडा को जो है भेजा जाता है। अल्मेडा यहां पर आता है और यहां पर जो है आने के बाद में व्यापार इसका उद्देश्य होता है पूरी तरह से किस तरीके से व्यापार को बढ़ाना है, और इसका फोकस जो होता है वो मेनली जो होता है मसालों को यहां से जो है एक्सपोर्ट करने का होता है। कि किस तरीके से यहाँ के जो मसाले हैं साउथ में उसको जो है उनको जो है वो अपने देश में ले जा करके अधिक से अधिक जो है मुनाफा कमाया जाए। इसने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। एक पॉलिसी आती है ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसका नाम आता है शांत जल की नीति। तो शांत जल की नीति कहती थी कि इसके हिसाब से इसने चलाई थी, इसमें शांत होकर के व्यापार करना इसका उद्देश्य था। कि शांत होकर के व्यापार करना ही पुर्तगाली कंपनी का उद्देश्य था। ब्लू वाटर पॉलिसी चलाने के बाद में अल्मेडा के बाद जो पहला कह सकते हैं जो वास्तविक जो गवर्नर बन के आता है वो पहला जो वास्तविक गवर्नर बन के आता है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो है ये यहाँ का पुर्तगाल का जो वास्तविक गवर्नर कहा जाता है ये। तो ये जो है आता है और ये यहाँ पर पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करता है 1506। उसके बाद जो पुर्तगाली होते हैं वो यहाँ पर जो है फोकस करते हैं मसालों को का व्यापार करने में, यहाँ की अधिक से अधिक जो है मसाले जो है यहाँ से एक्सपोर्ट करने में इनका मुख्य उद्देश्य होता है। और ये जो है पहली जो पुर्तगाली कंपनी की जो फैक्ट्री है वो जो है इस्टेब्लिश करता है कालीकट में और कोचीन में। उसके बाद यहीं से जो है यूरोपियन कंपनी जो है का बाकी कंपनियों का भी आगमन जो है स्टार्ट हो जाता है और अल्बुकर्क के आने के बाद जो है पुर्तगाली कंपनी पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो जाती है इंडिया में। अब हम देखते हैं कि इनका जो है मुख्य उद्देश्य तो व्यापार करना होता है, परंतु इनके द्वारा जो है भारत में जो ये लोग लाते हैं वो होती है पहली चीज जो है कि इनके द्वारा भारत में तंबाकू की जो खेती है वो
स्टार्ट हो जाती है। तो तंबाकू की फसल जो है लाने का श्रेय जो है पुर्तगालियों को है। दूसरा जो इनके द्वारा इंडिया में डेवलप किया जाता है वो होती है प्रिंटिंग प्रेस। अब तीसरा जो इनके द्वारा भारत में इस्टेब्लिश किया जाता है वो होता है कि यहां पर गौथिक स्थापत्य कला। अब ये गौथिक स्थापत्य कला क्या है इसको मैं समझाता हूं आपको। एक्चुअली जो जितने भी जो क्रिश्चियंस के गिरजाघर हैं वो सभी जो है गौथिक स्थापत्य कला में निर्मित हैं। गौथिक रूप तो स्थापत्य कला उसको बोला जाता है उनको, जिस रूप में वो बने हुए हैं। और ये जो स्थापत्य कला है ये फ्रांस से स्टार्ट होती है और पूरे यूरोप में फैल जाती है। तो जितने भी गिरजाघर हैं वो सभी इस स्थापत्य कला से जो है निर्मित होते हैं। तो फिर ये जो है इंडिया में भी इसको जो है इंक्रीज किया जाता है, बढ़ाया जाता है। और इसके साथ साथ जो है चौथी जो चीज होती है वो होती है यहाँ पर जो जड़ी बूटियां होती हैं, पेड़ पौधों से जो जड़ी बूटियां मिलती हैं उसको लेकर एक किताब जो है पहली जो लिखी जाती है वो भी पुर्तगालियों द्वारा ही लिखी जाती है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम जड़ी बूटियों की प्रथम पुस्तक। वो जो है प्रारंभ करने का जो श्रेय है भारत में वो जो है पुर्तगालियों का ही है। मसालों के व्यापार के अलावा इनका एक उद्देश्य और होता है कि भारत में अधिक से अधिक जो है ईसाई धर्म का प्रचार करना। और ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ये अधिक से अधिक जो है यहाँ पर गिरजाघरों का वो जो है बनवाते हैं। तो पुर्तगाली धीरे धीरे जो है कालीकट से होते हुए कोचीन में, गोवा में, और गोवा से होते हुए दमन द्वीप में, इस तरीके से जो है ये देश में अलग अलग जगह पर ये अपनी कोठियां स्थापित करते हैं। बेसिकली पुर्तगालियों का जो मेन उद्देश्य जो होता है मुनाफा कमाना, अधिक से अधिक व्यापार करना। तो यहां पर जो है पुर्तगाली कंपनी जो आती है वो 1961 तक ये रहती है इंडिया में। और गोवा में ये जो है ये रहते हैं। और 1961 में जो है भारत से इनका पलायन होता है। तो ये सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं 1961 में गोवा में। अब हमने जो है मेन पॉइंट्स जो है डिस्कस किए पुर्तगाली कंपनी से रिलेटेड में। अब जो है हम लोग पुर्तगाली कंपनी के बाद में दूसरी जो कंपनी स्टैब्लिश होती है, या पुर्तगालियों के बाद ये कह देते हैं कि कौन सी यूरोपीय कंपनी आई जो है। तो पुर्तगालियों के बाद डचों का आगमन हुआ। इसका सीक्वेंस जो है मैं लिख देता हूं कि पहले जो है
पुर्तगाली कंपनी, कंपनी नहीं लिखेंगे बल्कि पुर्तगालियों का आना होता है। और दूसरे नंबर पर जो है डच आते हैं। फिर उसके बाद में अंग्रेजों का आगमन होता है भारत में, और उसके बाद फिर डेनिश आते हैं, और डेनिश के बाद फिर जो है आखिरी नंबर पे फ्रांसीसी आते हैं। फ्रांसीसी तो इस तरीके से जो है इनका आगमन भारत में होता है। 1498 में हमने कहा कि आगमन वास्को डी गामा के जरिए जो है इंडिया में हुआ। उसके बाद डचों का आगमन जो है वो आपका 1589 में होता है। उसके बाद में यहां पर तो वास्को डी गामा का नाम आता है पहला। डच जो होते हैं वो बेसिकली मैंने बताया था अभी कि नीदरलैंड के निवासी को कहा जाता है डच। पहले हॉलैंड नाम था और इसकी राजधानी जो है एम्स्टर्डम है। और ये जो नीदरलैंड है बेसिकली ये जो कंट्री है ये एक तरफ जर्मनी है इसके, तो दूसरी तरफ जो है बेल्जियम है। और नीदरलैंड जो है वहां पर दो खास जो है सिटीज हैं एम्स्टर्डम के अलावा। एम्स्टर्डम के अलावा ये तो हो गई आपकी कैपिटल, और दूसरी है रोटरडम। रोटरडम जो है ये यूरोप का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर बोला जाता है। और तीसरा जो है हैग। हैग में जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। तो इसलिए ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो नीदरलैंड की हैं। उसके बाद जो है डचों के आगमन के बाद में अंग्रेजों का आगमन होता है। और अंग्रेज जो हैं 1600 के आसपास जो है भारत में प्रवेश करते हैं। उसके बाद डेनिश आते हैं 1616 में, और उसके बाद आखिरी में फ्रांसीसी 1664 में भारत में आते हैं। तो ये जो है ये सीक्वेंस है इसका। कभी भी किसी भी एग्जाम में जो है ये आ जाता है सीक्वेंस लगाने को कि किस तरीके से उनका आगमन हुआ। में डिस्कस करते हैं। तो डच जो है वो कार्नेलियन में ये जो है आता है। और उसके बाद जो है यहां पर कार्लिन हाउसमैन इस्टेब्लिशमेंट के लिए जाना जाता है। और जो एक्चुअल जो डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी होता है डचों के, तो वो होता है तो ह्यूगो एंड लिनसातन जो है ये जो है एक किताब पुस्तक जो है लिखता है, और जिसके माध्यम से ये जो है भारत में जो मसाले या नील और साथ में सूती वस्त्र, रेशम, इन सब चीजों के बारे में ये उस पुस्तक में वर्णन करता है।
जिसके कारण जो है वो बुक जब पब्लिश होती है तो उसके बाद इंडिया में, भारत में अंग्रेजों का आगमन इसी बुक के इस्टेब्लिशमेंट के बाद ही होता है, पब्लिकेशन के बाद ही होता है, मान लीजिएगा। और अब डचों का जो बेसिकली आगमन है वो इंडिया में गोवा में होता है, मसूलीपट्टनम में होता है, और मसूलीपट्टनम में ये पहली फैक्ट्री लगाते हैं। और डच जो होते हैं उनका बेसिकली जो कंसंट्रेशन होता है वो इंडोनेशिया पर होता है। इंडोनेशिया में जो है सबसे ज्यादा जो है मसाले जो हैं पाए जाते हैं। तो इनका फोकस जो होता है भारत में बेसिकली ना होकर के इंडोनेशिया पर फोकस होता है मसालों के लिए। इंडिया में जो है नील की खेती के लिए जो है बंगाल और साथ में सूरत जाना जाता है। सूरत जो है ये नील की जो बेस्ट क्वालिटी होती है उसके लिए जाना जाता है। और इस प्रकार से जो है साथ में सिल्क जो है ये हमारा रेशम का उत्पादन होता है इंडिया में, यहाँ पे बंगाल में, तो साउथ में भी। तो उससे क्या होता है कि ये कंसंट्रेट करते हैं मेनली सूती वस्त्र पर और रेशम पर, यानी कहने का मतलब है इनका फोकस जो होता है वो वस्त्रों पर होता है कंपैरेटिव टू मसाले के। और साथ में जो है अफीम जो है उसको भी निर्यात किया जाता है यहां से इन डचों के द्वारा। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि डच जो है किस तरीके से है जो है स्टार्ट होते हैं। और यहाँ पे जो है डच जो है कहां पर मसूलीपट्टनम में जो है सबसे पहले आते हैं। और मसूलीपट्टनम में आने के बाद में वो धीरे धीरे अपने कंपनीज को जो है इस्टेब्लिश करते हैं यहाँ पर। और जो एक और जगह है जो उसको मैं और बताना चाहूंगा कि ये बंगाल में जो है इनका एक फैक्ट्री लगती है जो पहली वो पीपली में लगती है। और पीपली में लगने के बाद में ये बालासोर की तरफ जो है ये बढ़ते हैं और बालासोर में भी फैक्ट्री को स्थापित करते हैं। तो बंगाल में जो पहली फैक्ट्री लगती है डचों की ये पीपली में लगती है। अब इस प्रकार से हमने जाना कि पुर्तगाली और डचों को, कि डच और पुर्तगाली किस तरीके से जो है इंडिया में आए और कैसे जो है यहाँ पर रहे। तो मैं जो है पहला नाम जो है तो मेनली वास्को डी गामा के बारे में बता ही दिया है मैंने आपको। अब दूसरा जो है ये गेराल्ड अंगियार, ये कौन था? तो गेराल्ड अंगियार जो है वो बॉम्बे का इस्टेब्लिशमेंट करता है, बम्बई का संस्थापक कहा जाता है। और जॉब चार्नोक दूसरा जो नाम है, जॉब चार्नोक, ये जो है कलकत्ता का
संस्थापक कहा जाता है भारत में। और तीसरा जो है फ्रांसिस डे। ये जो है मद्रास की स्थापना करता है, मद्रास का डेवलपमेंट करता है, तो मद्रास का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद चौथा जो है जिसको हम कहते हैं जॉन मिल्टन हॉल। जॉन मिल्टन हॉल, ये जो जॉन मिल्टन हॉल है, ये पहला जो है अंग्रेज होता है जो इंडिया में आता है। फर्स्ट इंग्लिश पर्सन होता है वो इंडिया में आता है, जॉन मिल्टन हॉल। उसके बाद जो पांचवा नाम है वो कैप्टन हॉकिंस का ही मैंने बता दिया। कैप्टन हॉकिंस, तो इसके बारे में मैं बता चुका हूं। तो ये जो है सूरत में जो इंग्लिश फैक्ट्री लगती है वो इसी कारण जो है लगती है, और ये जो है जहांगीर के शासनकाल में आता है। जो अल्बुकर्क, जैसे मैंने बताया अभी, तो अल्बुकर्क के बारे में जान लीजिए। ये वास्तविक संस्थापक होता है पुर्तगाली कंपनी का। ठीक है, अल्बुकर्क। वांदे रहेंगे, वांदे रहेंगे जो है ये डचों की जो फैक्ट्री है, डचों की मसूलीपट्टनम में या पट्टम में फैक्ट्री है जो, उसको स्थापित करने का श्रेय जो है वांदे रहेंगे पर ही आता है। और उसमें उसके बाद में हम देखते हैं कि वांदे रहेंगे ही जो है बाद के, जब तक डच यहाँ पे रहे तब तक जो है वांदे रहेंगे ही यहाँ पर बना रहता है। तो ये बेसिकली 8 नाम हमने बताए। और एक और नाम लिख दीजिए, फादर एंटोनी मानसेरात। फादर एंटोनी, एंटोनी को ऐसे लिख देते हैं, एंटोनी मानसेरात। फादर एंटोनी मानसेरात जो है ये प्रथम शिष्टमंडल जो है अंग्रेजों का, वो आता है प्रथम शिष्टमंडल अंग्रेजों का आता है, उसका हेड होता है ये। और ये अकबर के शासनकाल में फादर एंटोनी मानसेरात आता है। तो इस तरीके से हमने जो इम्पोर्टेंट नेम थे जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में वो भी कवर किए। और अभी पुर्तगाली कंपनियों के बारे में, कंपनी के बारे में, और हमने डचों की कंपनी के बारे में डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अंग्रेजी कंपनी के बारे में। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस तरीके से 1600 में जो है भारत में आती है और अपना एस्टेब्लिशमेंट करती है, व्यापार के उद्देश्य से आती है, परंतु धीरे 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 भारत में पूरी तरह से जो है वो अलग अलग जगह पे कायम हो जाती है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आती है वो हम देखते हैं कि उस समय जो है 1600 में तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि पुर्तगाली और डच जो है किस तरह से इंडिया में आए और उन्होंने जो है शासन किया। अब जो है इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग अंग्रेज कंपनी और साथ में जो फ्रांसीसी हैं उनकी वो जो कंपनी है उसके साथ में जो है उसके बारे में जो है पढ़ेंगे। साथ साथ एक चीज और जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में जो है जो कैथरीन ब्रेगेंजा जो थी, पुर्तगालियों की जो महारानी की लड़की थी, वो कैथरीन ब्रेगेंजा की शादी जो है वो चार्ल्स द्वितीय से हो जाती है। और इस चार्ल्स द्वितीय से शादी होने पर जो है पुर्तगाली जो है बॉम्बे को जो है, बंबई को जहां पे उनका शासन होता है, तो बंबई को जो है अंग्रेजों को दहेज के रूप में दे देते हैं। तो इस तरीके से जो है बंबई में भी अंग्रेजों का शासन हो जाता है। डच और अंग्रेज जो है बेसिकली ये चाहते हैं कि किस तरीके से हम अधिक से अधिक जो है यहां पर इस्टेब्लिश हो सके। तो जो इनके बीच में वेदरा का युद्ध जब चलता है तो डचों को जो है ये हारना पड़ता है और उस तरीके से जो है ये अंग्रेज को अपना जो है अपनी पूरी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है अंग्रेजी कंपनी कैसे इस्टेब्लिश हुई इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।